गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 7 आंगन वाला नियम कंप्लीट हो गया है और आपने क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में लिख लिया होगा। अब हम आपको पार्ट 8 परमवीर सेनानी के बारे में बताएंगे। परमवीर सेनानी नामक पार्ट से चैप्टर 8 परमवीर सेनानी नामक पार्ट को हम पढ़ाएंगे। पार्ट 8 परमवीर सेनानी। परमवीर सेनानी। परमवीर सेनानी पाठ का नाम है परमवीर सेनानी। ये एक बहादुर सैनिक की कहानी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। गांव में दर्जी की दुकान थी और दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद नामक एक व्यक्ति बैठा था और उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं। उनके गांव का ही एक सिपाही फ़ौज में रहता था और वो छुट्टियों में आया हुआ था। तो उसने अब्दुल को राय दी कि फ़ौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम ज्वाइन कर लो, फ़ौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी और तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। उसने अब्दुल को सलाह दिया, लेकिन जब अब्दुल के अब्बा ने सुना तो वो नाराज़ हो गए। वो बोले कि हमारे घर में पहले से दर्जी का काम, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, वो वही होगा। तो अब्दुल के अब्बा ने अपनी बीवी से सलाह करके अब्दुल की शादी करवा दी कि शादी करवा देंगे तो इसके मन से, इसके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि हमें फ़ौज में भर्ती होना है। और सोचा कि अगर शादी करने की तो अभी पलटन में नहीं जाएगा। तो जब उसकी शादी हो गई अब्दुल हमीद की, तो जो उसकी बीवी थी रसूलन, वो बड़े भले स्वभाव की थी और उसने अपने पति की बेचैनी को देखा। तो उसने कहा कि आप इतने बेचैन क्यों रहते हैं। तो उसने बताया कि मेरा मन दर्जी के काम में नहीं लगता। तो उससे बोला ठीक है, सूरमा बनना है, वीर बनना है तो कलवा की तरह चले जाओ पलटन में। अगर जैसे वो सिपाही में भर्ती है वैसे तुम भी चले जाओ, छिप कर जाना। मैं मन से कह रही हूँ कि तुम छिप कर चले जाना। कलवा वर्दी पहने जैसे शान से निकलता है, अब्दुल भी क्यों ना निकले। वो कहती है कि जैसे वो वर्दी पहन के शान से निकलता है वैसे तुम भी क्यों ना निकलो, पर फौज में डर भी तो होता है। रसूलन ने दिल पर पत्थर रखकर अब्दुल हक को भर्ती दफ्तर भेज दिया। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर अब्दुल भर्ती हो गया और उसने अपने अब्बा से झूठ बोला कि मैं ननिहाल जा रहा हूँ, लेकिन वो भर्ती हो गया। फिर 1962 में उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और ट्रेनिंग ख़त्म होते होते चीन का आक्रमण हो गया भारत पे और अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया, क्योंकि जब ट्रेनिंग हो रही थी तो तभी उसका जो है चीन का आक्रमण हो गया। जब चीन का आक्रमण हो गया तो वो भी मोर्चे पर गया और चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जो चीनी सैनिक थे वो भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। फिर भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी और चीनी सेना के घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। बहुत से जवान रास्ता भटक गए थे, कुछ मर खप गए, पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर किसी प्रकार बच निकला। उसके साथ उसके 2 ही साथी रह गए। फिर क्या हुआ, 10-15 दिनों तक दुश्मन से बचते बचाते वो अपने इलाके में पहुंचा और कलवा इसी बीच जो शत्रु की गोली था उसका शिकार होकर शहीद हो गया। फिर अब्दुल उसे देखकर शक्ति में आ गया, पर क्या हो सकता था। एक दिन भारत का तिरंगा झंडा दिखा उसे बड़ी खुशी हुई और जो घायल हो गया था हमीद, लेकिन अब्दुल घायल हो गया था। अब्दुल हमीद वहाँ पे जा पहुँचा और वहाँ जाकर पता चला कि लड़ाई बंद हो गई है और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई है। तो बड़ा खुश हुआ कि मुझे घर जाने का मौका मिलेगा। तो अब्दुल हमीद घर पहुँचा। गांव में बड़ी खुशी मनी। जब कलवा की माँ दौड़ते दौड़ते आई अपने बेटे का समाचार पूछने, तो उसके आके पूछ रही थी कि मेरा लाल कहाँ है। उसकी माँ पूछ रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो हमीद क्या जवाब दे, झूठ कैसे बोले। आखिर उसने कलवा की बहादुरी और साहस की बातें सुनाई और अंत में कलवा की वीरगति पाने की बात भी कहनी पड़ी। उसने बताया कि उसने वीरगति पाई है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में और पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े करने का समय आ गया है। अब हम भारत के टुकड़े कर सकते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में अपने घुसपैठिए भेजे। घुसपैठिए मतलब 2-4 लोगों का झुंड होता है, वो जाते हैं, फिर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो 10 सितंबर 1965 को सुबह 8 बजे का टाइम था और खेमकरड़ के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। फिर से युद्ध के लिए वो लोग आगे आ रहे थे और हवलदार अब्दुल हमीद वहाँ पे तैनात था, उसकी ड्यूटी वहाँ पे थी। तो मशीन गन संभाले अपनी कंपनी को लेकर वह दुश्मन के सामने जा डटा। एक जीप में सवार अब्दुल हमीद ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को गोलों से तोड़ दिया। वो इतना बहादुर था, वो डरा नहीं, तो दुश्मन के टैंकों को वो तोड़ दिया। उससे भी पाकिस्तानी टैंकों के आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टैंक बढ़ते रहे। तो दुश्मन के टैंकों ने हवलदार के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया। फिर अब्दुल हमीद अपना रास्ता बदलता जाता और दुश्मन को भुलावे में डालकर, वो रास्ता इधर उधर ऐसे बदलता जाता और दुश्मन को भुलावे में डाल देता। और दुश्मन की तोपें जो थी उसकी जीप पर ठीक से निशाना भी नहीं साध पाती, लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया, उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। इससे भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ, उसका हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ और उसकी जीप आगे ही बढ़ती रही। और खेमकरड़ के जो खेमकरड़ में जो टैंक खेत होते रहे, वहाँ दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। वहाँ दुश्मन के जो टैंक थे उसका कब्रिस्तान सा बन गया और अकेला हवलदार अपनी मशीन गन को संभालते दुश्मन के टैंक को मारता गिराता चलता रहा और 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी और उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। ये उसकी दुर्घटनावश उसकी जीप जो है वो एक जलते हुए टैंकर से टकरा गई और उसके बाद वो जो है वो वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गया। और अब्दुल हमीद की बहादुरी, उसके साथियों के हौसले बढ़े जब उसने देखा कि उसका साथी इतना बहादुर गति से दुश्मन को भुलावे में डाल रहा है, मार रहा है, तो उसके हौसले और ज़्यादा बढ़ गए। फिर दुश्मन को मुंह की खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा और भारत की ज़मीन से शत्रु सेना भाग गई। फिर से एक बार भारत की ज़मीन से शत्रु सेना भाग गई। बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया, आंखें खराब हो गई, वह वहीं शहीद हो गया। और शहीद होने के बाद उसके घर पर रसूलन, उसके 2 लड़के, एक लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। और जैसे ही उनके शहीद होने की खबर उनके माँ बाप, उनकी बीवी को मिली, उनकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, बेटा ही सहारा था, वो भी मर गया। उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। उसने इतना कर्तव्य दिखाया कि अपने कर्तव्य से उसने वीर सैनिकों का सर ऊंचा कर दिया था। और अपने मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो इस तरीके से उसे मरने के बाद परमवीर चक्र से उसे सम्मानित किया गया। आज भी अब्दुल हमीद के उसके साहस को, उसके कर्तव्य को आज भी याद किया जाता है। आज भी ये कहा जाता है कि उसने बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से उसको जो है अपने देश के प्रति उसने अपनी जान दे दी। तो मातृभूमि के इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मातृभूमि की रक्षा हमें करनी चाहिए, ये हमारा अपना कर्तव्य है। अगर प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक अगर ये सोचे कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश का युवा हर व्यक्ति ये सोचे तो हम अपने देश को, हम तो अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं, अपने देश से हम हर तरीके से उस देश से अलग देशों से हम लड़ सकते हैं। और सच्चा नागरिक वही है, इस देश का सच्चा नागरिक वही है जिसको अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अपने देश के लिए, जुनून के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, वही सच्चा नागरिक होता है। हम कह सकते हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान दे दे, वही सच्चा नागरिक है। और
अब्दुल हमीद की कहानियाँ, जैसे कि वो जाना चाहता था, उसके अंदर उसकी इच्छा शक्ति थी कि मैं जाऊं और मैं दुश्मन से लड़ूं, मैं अपने देश में, उसको एक जुनून था फौज में जाने का। लेकिन अंततः क्या हुआ, वो वीरगति को, तो उसने जान की परवाह ना करते हुए, अपने माँ बाप की जान की परवाह नहीं की, अपनी बीवी की जान की परवाह नहीं की, अपने खुद की जान, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसे देश के प्रति, तो हम कह सकते हैं कि जो एक सच्चा नागरिक होगा उसे अपने देश के से लगाव होगा, उसे अपने देश के प्रति एक जुनून होगा। तो सच्चा नागरिक वही होता है जिसे अपने देश के प्रति लगाव हो, देश के प्रति जुनून हो। और अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हमारा देश, हम आगे जाएं, हम आगे बढ़ें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा करना सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, एक समूह का नहीं, एक जाति का नहीं, हमारी पूरी जनता का, पूरे देश की जनता का ये कर्तव्य होता है कि हम अपने देश के लिए जिम्मेदार बने। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम अगर काम करेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम रहेंगे, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।